www.नीलूव्यास.com पर मैं हूं नीलू व्यास और आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रही हूं आपके खास कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जिसमें मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरें और खबरों का विश्लेषण। मेरी आज की लिस्ट में जो पहली स्टोरी है वो आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों के ऊपर बरसे, क्यों और कैसे, वो भी पुलवामा के ऊपर, इसके बारे में आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी स्टोरी में जो एंटी फ्रेंच प्रोटेस्ट्स विश्व के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, ऐसी अब खबरें आ रही हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये अब हिंसक और उग्र होता चला जा रहा है। क्यों और कैसे, इसके बारे में आपको बताऊंगी। और हमारी तीसरी खबर है, आपको ये ध्यान होगा कि बीजेपी अपने आप को महात्मा गांधी यानी बापू का श्रद्धालु मानती है, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसे शख्स को सम्मानित किया है जिसने बापू का अपमान किया है। ये व्यक्ति कौन है और उसे कैसे सम्मानित किया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। आपको ध्यान होगा कि 2019 के चुनाव के ठीक पहले पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। और उस घटना के बाद बार बार विपक्षी पार्टीज इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक नेशनल ट्रेजेडी को, एक राष्ट्रीय त्रासदी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। सारे विपक्षी पार्टीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा लगता है कि तस्वीर कुछ बदली भी लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर ये बोला है कि हमारी कामयाबी इमरान खान की कयादत में इस कौम की कामयाबी है। हमने जिस तरह से भारत में घुसकर लोगों को मारा है वो हम सब की एक तरह से कामयाबी है। तो यानी कि एक कबूलनामा है पाकिस्तान की तरफ से कि जो पुलवामा का हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के जो पूर्व स्पीकर हैं सरदार अयाज सदीक, उन्होंने संसद के अंदर एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की आर्मी पे सवाल खड़े करते हुए ये बोला कि जिस समय भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ में पैरों में कंपन थी और उनके माथे पर पसीना था। तो ये तो पाकिस्तान की आर्मी को लेकर वहां पर सवाल जवाब जो संसद में चले, लेकिन इस सवाल जवाब की गूंज भारत की राजनीति पर किस तरह से पड़ी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज उन्हें पुलवामा के जो जवान मारे गए थे उनकी बात याद आ गई। और उन्होंने कहा कि किस तरह से विपक्षी पार्टीज ने उस समय उनके खिलाफ बोला था, और आज जब पाकिस्तान के संसद ने खुद इस बात को कबूला है, वहां के मंत्रियों ने इस बात को कबूला है, तो जितनी भी भारत की जो विपक्षी पार्टीज हैं जो उन पर सवाल खड़े कर रही थी, आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि इतने दिनों तक वो इस गहरे घाव को झेल रहे थे किसी तरह से, और उन्होंने सोचा कि इस पर बोलने से या टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की संसद में ये बात उठी है तो उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं और लोगों को संबोधित करते वक्त ये बोला कि आप उन लोगों से हाथ ना मिलाएं जो विभाजन क्रिएट करते हैं, जो लोगों को डिवाइड करते हैं। इस तरीके की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। आपको ध्यान दिला दें कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने फरवरी में 3 सवाल ट्वीट किए थे, और उस सवाल में राहुल गांधी ने क्या पूछा था। उनका पहला सवाल था हमले से किसका फायदा होता है, जांच में क्या निकला, जो पुलवामा अटैक्स की जो जांच थी उसको लेकर उन्होंने पूछा कि उस जांच में क्या निकला है। और तीसरा जो सवाल था कि सुरक्षा की चूक के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसे सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए थे, फारूक अब्दुल्ला ने खड़े किए, ममता बनर्जी ने खड़े किए, अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह डाला था कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान की कोई साठगांठ है और इसीलिए ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे का टैसिट सपोर्ट मिला हुआ है। तो इन तरीके की तमाम बातें हुई थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला किया एक बार फिर से, तो उसके एवज में शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इस बात को बोला है कि हम माफी क्यों मांगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब विपक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस बात को लेकर कहा कि अब विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट की थी। तो आज शशि थरूर ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम किस बात की माफी मांगे, हम इस बात की माफी मांगे क्योंकि हमने
ये एक्सपेक्ट किया था कि सरकार जवाब दे कि किस तरीके से अटैक हुआ, हम किस लिए माफी मांगे, क्योंकि हमने राष्ट्रीयता की बात की थी, क्या हम इसलिए माफी मांगे, और किस तरह से एक राष्ट्रीय त्रासदी की पॉलिटिसाइजेशन ना हो, हम क्या इस चीज के लिए माफी मांगे। तो एक तरीके से रिग्रेटफुल नहीं है कांग्रेस पार्टी इस समय, और अपना एक जस्टिफिकेशन दिया है शशि थरूर ने कि क्यों उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए, और वो इस बात को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो वाजिब सवाल खड़े किए थे। ये बात दूसरी है कि कुछ महीनों के बाद आज पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कबूला है कि नहीं, पाकिस्तान के बेस पर ये पूरा अटैक हुआ था। लेकिन ये तो राजनीति की बात रही। लेकिन जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि आप कृपया करके उन लोगों को सपोर्ट मत करिए जो देश का विभाजन करते हैं, जो जवानों के खिलाफ हैं, जो एंटी नेशनल हैं, एक सुर में उन्होंने इस बात को कहा, तो कहीं ना कहीं इसकी गूंज जो बिहार का चुनाव है उसमें उस पर भी पड़ेगी, क्योंकि बिहार का जो मतदाता है वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनेगा तो उसके मन में एक ऐसा इंप्रेशन जाएगा कि शायद कांग्रेस एक एंटी नेशनल पार्टी है और बीजेपी एक नेशनल पार्टी है जो जवानों का हित समझती है। तो क्या ऐसा कहना सही होगा कि क्या अगर आपने कोई सवाल खड़े किए हैं तो क्या आप एंटी नेशनल हो जाते हैं? अगर आप व्यवस्था और जो कार्य प्रणाली है अगर उसके बारे में आप सवाल खड़े करते हैं तो क्या आप एंटी नेशनल हो जाते हैं? ये बातें सारी सोचने की हैं। लेकिन किस तरह से जो पाकिस्तान के संसद के 2 बयानों ने बिल्कुल एक तरीके से पुलवामा अटैक के तहत जो इस समय सियासत गर्म हुई है उस पर लाकर आज उसको एक केंद्र बिंदु बना दिया है, वो देखने वाली बात है। लेकिन वही बात ये कि ये बात नेशनल है या एंटी नेशनल है, आप उन लोगों को सपोर्ट करिए जो देश में विभाजन ना करे, जो सारे जवानों का सम्मान रखते हो, जो जवानों के खिलाफ ना हो। तो ये कहां तक जायज है? इस तरीके की राजनीति कहां जायज है? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं दूसरी खबर की ओर चलती हूँ। एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट इस समय विश्व के कई हिस्सों में और ज्यादा उग्र और तेज हो गए हैं, यहां तक कि हिंसक भी हो गए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि रशिया के सर्बिया से एक वाकया सामने आया था जिसमें एक 16 साल के एक टीनेजर ने एक पुलिस वाले की गला काटकर हत्या कर दी, और आज उसका एक चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है जिस वीडियो को विथहोल्ड किया गया है, और वो बाजा मीडिया के हवाले से ये वीडियो को रिलीज किया गया था। और उस वीडियो में ये जो टीनेजर है 16 साल का, जिसका नाम है विटली एंटपॉ, इस 16 साल के बच्चे ने अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए ये बोला कि हम एक ऐसे कैफे को एक कैफे को आग लगाएंगे जहां पर लोग शराब पीते हैं, जहां पर बहुत तेज म्यूजिक बजाई जाती है। अब आपको बता दें कि जो शरीयत लॉ है उसके खिलाफ शराब पीना या म्यूजिक सुनना, ये सब जो शरिया है उसके खिलाफ माना जाता है। तो इस जो 16 साल के बच्चे का जो दिमाग है, उसका जो इंप्रेशनेबल माइंड है, उसके दिमाग में किस तरह से एक जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भरा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने वीडियो की रिकॉर्डिंग में ये बोला है कि हम उस कैफे को खत्म कर देंगे जहां पर लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहां पर शराब पीते हैं। तो ये तो रही बात, लेकिन फिर भी उस लड़के ने ये भी कहा था कि वो पुलिस स्टेशन को जलाना चाहता है, लेकिन अभी तक ये कारण नहीं समझ में आया कि उसने सिर्फ एक पुलिस ऑफिशियल को क्यों टारगेट किया। अब रही बात दूसरे देशों की, तो आपको बता दें कि कल जो फ्राइडे की नमाज हुई थी, नमाज के बाद बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, लेबनान में बहुत भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया, और उसमें बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि मैक्रो यानी कि इमैनुअल मैक्रो को कंडेम करना चाहिए, उनकी विभत्सना करनी चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने ये कहा था कि इस्लाम इज अ रिलीजन विच इज इन क्राइसिस। और दूसरा कारण जो ये था, उन्होंने ये कहा था कि जो राइट टू कैरिकेचर है, यानी कि कैरिकेचर बनाने का जो एक मौलिक अधिकार है, उसे हम अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से हम जोड़ते हैं और उस राइट को हम विड्रॉ नहीं करेंगे। इसी को लेकर सारा बवाल है। कल भारत में भी आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर भोपाल में, महाराष्ट्र में और अलीगढ़ में बड़ा जुलूस निकाला गया, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्टर्स देखे गए भारी संख्या में। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति को ही हम इस समय क्यों चुन रहे हैं?
फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन वहां के समाज को भी समझना जरूरी है। एक तरफ रिलीजियस प्रोटेस्ट हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कमेंट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस का समाज है। आपको यह बता दें कि फ्रांस के समाज में 8 से 10 लाख की जो संख्या है वो मुसलमानों की है। लेकिन फ्रांस किन वैल्यूज के लिए जाना जाता है? फ्रांस अपने प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाता है, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है, वहां का जो एक लिबरल एटमॉस्फेयर है उसके लिए जाना जाता है, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। और उससे वहां पर इमैनुअल मैक्रों का यह कहना है कि चाहे कोई भी ताकत आ जाए, हम इन सिद्धांतों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसीलिए इतने बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जो मुस्लिम देश हैं वो बिल्कुल एक तरफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पैगंबर मोहम्मद की जो जिल्लत है उसे हम नहीं झेल सकते और इसे हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मानते। तो एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल है और दूसरी तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का और रिलीजियस प्रिंसिपल्स का सवाल है। लेकिन आज सवाल यही खड़ा होता है कि जो नीस, फ्रांस के जो नीस शहर में जिस तरह से उन 2 एल्डरली लेडीज को गला काट के मारा गया, क्या उसका कोई जस्टिफिकेशन है? ये जितने भी मुस्लिम देश के जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उनके मुंह से एक भी शब्द उस अटैकर के लिए यानी कि हमलावर के लिए नहीं निकल रहा है कि उस हमलावर ने उन 2 एल्डरलीज को चर्च में घुसकर क्यों मारा। ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी विरोध प्रदर्शनकारी हैं, उस बात को ये नहीं कह रहे हैं। उनका क्या कहना है कि पैगंबर मोहम्मद की जिल्लत को हम नहीं झेल सकते। तो इसे आप बिगेटरी नहीं कहेंगे, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म नहीं कहेंगे, तो और क्या कहेंगे? क्या किसी भी मारकाट का या किसी भी किलिंग का क्या कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक रिलीजियस बिगेटरी का भी मामला है और इसमें इमैनुअल मैक्रों की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे शायद कम ही नेता होंगे जो इतनी बड़ी हिम्मत का काम कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इमैनुअल मैक्रो भी अपनी एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को केटर कर रहे हैं। वहां की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वहां के जो सिद्धांत हैं, उनको केटर करते हुए वो इस समय एक पॉपुलर नेता के रूप में उभर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे इस समय 2 फाड़ नजर आ रहे हैं, आई हेट मैक्रो एंड आई सपोर्ट मैक्रो। देयर आर 2 डिविजन्स व्हिच आर वेरी वेरी क्लियर, ईदर यू आर विद मैक्रो और यू आर अगेंस्ट। इफ यू आर अगेंस्ट, यू आर साइडिंग विद द मुस्लिम नेशंस। और जितने भी जो मुस्लिम प्रदर्शनकारी हैं वो एक तरफ हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हिंसक और उग्र होती चली जा रही है, तो इसे कहीं ना कहीं शायद रोकना होगा। लेकिन इसे हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि इसमें कई चीजें हैं, मार्जिनलाइजेशन है, पोलराइजेशन है। मैं आपको इस बात को बार बार कहती हुई चली आई हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस की जरूरत है। किस तरह से आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आप कैसे बैलेंस करेंगे? ये जितने भी दुनिया के लोकतंत्र हैं, सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया के कई लोकतंत्र के लिए ये एक चुनौती बन गया है। और आपको ये भी बता दें कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फायर वॉल देखा जाता है धर्म और वहां की राजनीति के बीच में। इसीलिए इमैनुअल मैक्रो स्टिक्स हिज नेक आउट एंड सेज कि वी स्टैंड बाय आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वी स्टैंड बाय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। बार बार इस बात को इमैनुअल मैक्रो बोलते हैं, लेकिन इस चीज को क्या बिगेट समझेंगे? जो लोग ऑपोजिट व्यूज नहीं समझ पाते हैं, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इन बातों को कैसे समझेंगे? क्या हमें कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखता है? ये बैलेंस कैसे दिखेगा? बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बैलेंस बिटवीन द रिलीजियस रेडिकलिज्म या फंडामेंटलिज्म जिसको आप कहते हैं। तो ये बैलेंस कैसे निकलेगा? इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर मुझे बताइएगा। मैं तीसरी खबर की ओर चलती हूँ। हमारी तीसरी खबर भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। आपको बता दें कि, और आपको इनफैक्ट ये बात पता भी है कि बीजेपी अपने आप को महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा श्रद्धालु मानती है। समय समय पर महात्मा गांधी के लिए लोग वहां पर वाउच करते हैं बीजेपी में, और महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा एक नहीं बल्कि बीजेपी के हर नेता करते हैं। लेकिन अगर यही बीजेपी पार्टी अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करती है जिसने बापू का अपमान किया हो, तो फिर आप ऐसी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? एक ताजा वाक्य आपको बता दूं, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। एक ताजा वाक्य जो अभी सामने आया है उसमें एक जनाब है अनिल कुमार सौमित्र।
ये मध्य प्रदेश की जो मीडिया सेल थी उसके प्रमुख थे और इन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा था कि महात्मा गांधी यानी कि बापू राष्ट्रपिता तो हैं लेकिन भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के, तो फादर ऑफ पाकिस्तान के नाम से इनकी ये जो फेसबुक पोस्ट थी वो बहुत मशहूर हुई। इसके बाद पार्टी ने अपनी कन्नी काट ली बीजेपी ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीजेपी के सिद्धांतों से अलग है। और इसके पहले भी अनिल कुमार सौमित्र ने एक ऐसा पोस्ट लिखा था कैथलिक चर्च के बारे में, और उसको मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो इस आर्टिकल का शीर्षक इस तरह से उन्होंने लिखा था कि चर्च के नर्क में नन का जीवन, एक ऐसे नाम का आर्टिकल अनिल कुमार सौमित्र ने लिखा था, जिसके बाद भी पार्टी उनसे अलग हो गई थी और उन्हें इनफैक्ट निकाल दिया गया था अपनी पोस्ट से, और मीडिया प्रमुख की पोस्ट से। एक संपादक भी रह चुके हैं वो चरवैती के, उस पोस्ट से भी उनको हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुमित्रा महाजन को एक पत्र लिखा और ये कहते हुए कि मुझे एक तो एक अपराधी की तरह पार्टी ट्रीट कर रही है और मेरी जो विचारधारा है वो आरएसएस से बहुत मिलती जुलती है। तो यही शख्स हैं अनिल कुमार सौमित्र, जिन्हें आज एक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और कहाँ के प्रोफेसर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि अनिल कुमार सौमित्र अब पत्रकारिता पढ़ाएंगे दिल्ली के पत्रकारिता के सर्वोच्च संस्थान में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति ये कहता है कि महात्मा गांधी पाकिस्तान, फादर ऑफ पाकिस्तान है, तो ऐसे प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें क्या शिक्षा देंगे, महात्मा गांधी के बारे में क्या शिक्षा देंगे, इसके बारे में आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी का जो एक डबल फेस है वो भी सामने आता है। ये अनिल कुमार सौमित्र की बात नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले कर्नाटक बीजेपी में एक नलिन कुमार कतील नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने नाथूराम गोडसे के पक्ष में बोला था और उसके बाद फिर उन्हें कर्नाटका बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर का मामला सामने आया था, उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया और फिर उसके बाद उनको रक्षा मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री जो संसदीय सलाहकार कमेटी है उसका मेंबर बना दिया। तो समय समय पर सवाल खड़े किए गए हैं इस पर कि आप महात्मा गांधी के प्रति आप श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन आप साथ में ऐसे लोगों को भी सम्मानित करते हैं या उन्हें कोई ना कोई ऐसा एक पद दे देते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का अपमान भी किया है। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी की जो महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा है वो सच्ची है या मिलावटी है? इज इट ट्रू और इज इट फेक? इस पर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अनिल कुमार सौमित्र के साथ साथ 60 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया गया था आईएमसी की इस प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हें चुना गया। क्यों? क्योंकि शायद वो आरएसएस के करीब हैं, बीजेपी के करीब हैं। अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी, इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। आज का एजेंडा में हमारी 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @needu317। मुझे जरूर लिखिएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।